नमस्कार। सीजीपीएससी इतिहास की हमारी श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले व्याख्यान की निरंतरता में आज हम एक ऐसे राजवंश पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के इतिहास की रीढ़ है, कलचुरी राजवंश। जी नमस्कार। और ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इसे समझे बिना छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास को समझना लगभग असंभव है। आज का हमारा ये व्याख्यान पूरी तरह से सीजीपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। बिल्कुल। तो शुरू करने से पहले हम अपने सभी एस्पिरेंट्स को ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस विषय का सीजीपीएससी परीक्षा के लिए क्या और कितना महत्व है। देखिए, कलचुरी राजवंश प्रीलिम्स और मेंस मतलब प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप पिछले सालों के प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिए, आपको हर साल यहाँ से सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्रीलिम्स में किस तरह के प्रश्न बनते हैं? प्रीलिम्स में बहुत सीधे तथ्य आधारित मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे शासकों का क्रम पूछ लेंगे, किस शासक ने कौन सी राजधानी बनाई, कौन सा मंदिर बनवाया, या फिर उनकी प्रशासनिक शब्दावली से कोई शब्द उठाकर उसका अर्थ पूछ लेंगे, जैसे महाप्रमात्र कौन होता था। अच्छा, मतलब सीधे सीधे तथ्यों पर आधारित। और मेंस के लिए? मेंस में इसका स्वरूप विश्लेषणात्मक मतलब एनालिटिकल हो जाता है। वहां आपसे कलचुरी प्रशासन की विशेषताओं पर टिप्पणी लिखने को कहा जा सकता है, उनकी अर्थव्यवस्था और कराधान प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने को कहा जा सकता है, या फिर एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है, कलचुरी वंश के पतन के क्या कारण थे। समझ गई। तो इसका मतलब है कि इस एक विषय की गहन समझ आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक बहुत ही ठोस आधार प्रदान करती है। बिल्कुल। इसीलिए मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि इस व्याख्यान को बहुत ध्यान से सुनें। ये एक एकेडमिक व्याख्यान है, तो साथ साथ नोट्स जरूर बनाएं। एक एक शब्द, एक एक तथ्य महत्वपूर्ण है। तो नोट्स बनाते समय छात्रों को किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? प्रमुख शब्दों पर, जैसे शासकों के नाम, उनकी महत्वपूर्ण तिथियां, प्रशासनिक पदों के नाम, अलग अलग तरह के करों के नाम और जो भौगोलिक विभाजन उन्होंने किया था उन पर। और सिर्फ तथ्यों को रटना ही काफी नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ ये नहीं समझना है कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझना है कि क्यों और कैसे हुआ। हर तथ्य को उसके संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। अगर राजधानी तुम्माड़ से रतनपुर बदली गई तो क्यों बदली गई, उसके पीछे क्या कारण थे। इस तरह की समझ मेंस में उत्तर लिखने में बहुत मदद करती है। सही बात है। तो आज के इस व्याख्यान का दायरा क्या रहेगा? हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे? हम एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम रतनपुर के कलचुरी शाखा के जो सबसे प्रमुख शासक हैं उन पर चर्चा करेंगे। वो 5 शासक जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। शासकों के बाद प्रशासनिक संरचना को समझेंगे। इसे हम 3 स्तरों पर तोड़कर देखेंगे, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय। ये मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासन के बाद न्याय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का स्थान आता है। जी हाँ, हम उनकी न्यायिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण उनकी विस्तृत कराधान प्रणाली का विश्लेषण करेंगे। कौन कौन से टैक्स थे, क्यों लगाए जाते थे, ये सब कुछ। और अंत में हम उनकी संस्कृति, भाषा, उनके पतन के कारणों पर चर्चा करेंगे और एक सारांश प्रस्तुत करेंगे कि परीक्षा के लिए कौन से बिंदु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। बहुत बढ़िया। ये एक बहुत ही व्यापक रूपरेखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रमुख शासक। आपने कहा कि हम 5 प्रमुख शासकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जी 5, क्योंकि इन्हीं से लगभग 90% प्रश्न बनते हैं। हम उनके राजनीतिक, प्रशासनिक, सैन्य और स्थापत्य योगदान का एक एक करके क्रमबद्ध विश्लेषण करेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? छत्तीसगढ़ में कलचुरी सत्ता की नींव किसने रखी? इसकी शुरुआत होती है लगभग 1000 ईस्वी में कलिंग राज से। ये नाम आपको एकदम याद कर लेना है, कलिंग राज। यहीं छत्तीसगढ़ में कलचुरी सत्ता के संस्थापक और प्रथम शासक थे। ये प्रीलिम्स का एक बहुत ही संभावित प्रश्न है। कलिंग राज, ठीक है। और उन्होंने अपनी सत्ता का केंद्र कहाँ बनाया? उनकी राजधानी क्या थी? उन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी तुम्माड़ को बनाया था। तुम्माड़ ये स्थान आज के कोरबा जिले में पड़ता है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रारंभिक राजधानी तुम्माड़ थी, रतनपुर नहीं। अच्छा, तो रतनपुर बाद में राजधानी बनी। और हमें कलिंगराज के बारे में ये सब जानकारी मिलती कहाँ से है? इसका स्रोत क्या है? इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है उसका सबसे प्रमुख स्रोत है पृथ्वीदेव प्रथम का अमोदा ताम्रपत्र। ताम्रपत्र मतलब तांबे की प्लेट पर लिखे हुए अभिलेख। इन्हीं से हमें पता चलता है कि कलिंगराज संस्थापक थे। क्या उनका कोई निर्माण कार्य भी था जो आज भी मौजूद हो? जी हाँ,
उन्होंने चैतुरगढ़, जो कि कोरबा में ही है, वहां महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण कराया था। तो देखिए, कलिंगराज से आपको 3-4 बातें याद रखनी है: संस्थापक, राजधानी तुम्बाड़ और चैतुरगढ़ का मंदिर। सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये पर्याप्त है। ठीक है, तो कलिंगराज ने नींव रख दी। अब इस नींव पर इमारत किसने खड़ी की? वंश को स्थिरता किसने दी? वो थे रत्नदेव प्रथम। इनका शासनकाल लगभग 1045 से 1065 ईस्वी तक माना जाता है। इन्होंने वंश को एक तरह से स्थिरता प्रदान की और एक नई युग की शुरुआत की। और वो नया युग कैसे शुरू हुआ? उन्होंने ऐसा क्या किया जो इतना महत्वपूर्ण था? उन्होंने एक युगांतकारी निर्णय लिया। 1050 ईस्वी में उन्होंने राजधानी को तुम्बाड़ से रतनपुर स्थानांतरित कर दिया। ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसने अगले कई सौ सालों के लिए इस क्षेत्र के शक्ति केंद्र को परिभाषित कर दिया। तो रतनपुर शहर की स्थापना का श्रेय रत्नदेव प्रथम को जाता है? जी बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ शहर बसाया नहीं, उसे विकसित भी किया। रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में विकसित किया। आप आज भी रतनपुर जाएं तो आपको वहां बहुत सारे प्राचीन तालाब मिलेंगे। और इसी समृद्धि के कारण उसे कुबेरपुर भी कहा गया, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। शहर इतना समृद्ध हो गया था कि उसे धन के देवता कुबेर का शहर यानी कुबेरपुर की संज्ञा दी गई। ये शब्द भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और निर्माण कार्यों में उनका क्या योगदान था? उनका सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध निर्माण कार्य है रतनपुर का महामाया मंदिर। ये प्रश्न सीजीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है कि महामाया मंदिर का निर्माता कौन था। तो इसका उत्तर है रत्नदेव प्रथम। महामाया मंदिर के अलावा भी कुछ? हाँ, इसके अतिरिक्त उन्होंने लाफागढ़ में भी एक महिषासुर मर्दिनी मंदिर और पुरानी राजधानी तुम्बाड़ में वंकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। तो रत्नदेव प्रथम से जुड़े मुख्य तथ्य हैं राजधानी का रतनपुर स्थानांतरण, रतनपुर का विकास और महामाया मंदिर का निर्माण। ठीक है, तो राजधानी रतनपुर में स्थापित हो चुकी है और वंश स्थिर हो गया है। अब साम्राज्य के विस्तार का समय है। अगले महत्वपूर्ण शासक कौन थे? अगले शासक हुए पृथ्वीदेव प्रथम। इनका शासनकाल 1065 से 1090 ईस्वी तक था। इन्होंने एक बहुत ही प्रभावशाली उपाधि धारण की जो उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाती थी। कौन सी उपाधि? सकल कोसलाधिपति। इसका अर्थ है संपूर्ण दक्षिण कोसल का स्वामी। ये उपाधि ही अपने आप में एक ऐलान था कि अब कलचुरी सिर्फ एक स्थानीय शक्ति नहीं है बल्कि पूरे कोसल क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व चाहते हैं। और क्या उन्होंने इस उपाधि को सार्थक करने के लिए कोई सैन्य अभियान भी किया? जी हाँ, उन्होंने कोसल क्षेत्र के जो सोमवंशी शासक थे उन्हें पराजित किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अपनी उपाधि को सैन्य शक्ति से सिद्ध भी किया। और रतनपुर के विकास में उनका क्या योगदान रहा? उन्होंने रतनपुर में एक विशाल तालाब का निर्माण कराया और पुरानी राजधानी तुम्बाड़ में उन्होंने अपने नाम पर पृथ्वी देवेश्वर नामक एक शिव मंदिर का निर्माण किया। ये दिखाता है कि वो अपनी जड़ों को भूले नहीं थे। और जहां तक मुझे याद है रतनपुर के किले का निर्माण भी इन्हीं से जुड़ा है। बिल्कुल सही। रतनपुर के किले का निर्माण भी पृथ्वीदेव प्रथम ने ही कराया था। तो इनसे संबंधित प्रश्न सकल कोसलाधिपति की उपाधि से सीधे पूछे जाते हैं और पृथ्वी देवेश्वर मंदिर भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। बहुत बढ़िया। अब साम्राज्य का विस्तार भी हो रहा है, लेकिन बढ़ते हुए साम्राज्य को बाहरी शक्तियों से चुनौती भी मिलती है। क्या कलचुरियों को भी ऐसी किसी चुनौती का सामना करना पड़ा? अवश्य। और यहीं पर कहानी में आते हैं रत्नदेव द्वितीय, जिनका शासनकाल 1120 से 1135 ईस्वी तक था। इनके समय में एक बहुत बड़ा सैन्य संकट आया था। कैसा संकट? उस समय गंग वंश के एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे अनंतवर्मन चोड़गंग। उन्होंने त्रिपुरी के कलचुरी शासक गयाकर्ण पर आक्रमण किया और इसी क्रम में उन्होंने रतनपुर पर भी चढ़ाई कर दी। तो रत्नदेव द्वितीय ने इसका सामना कैसे किया? यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने न केवल इस आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल किया, बल्कि उन्होंने चोड़गंग की सेना को पराजित कर शिवरी नारायण के पास तक खदेड़ दिया। ये उनकी सैन्य शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रमाण था। वाह, ये तो बहुत बड़ी जीत रही होगी। इससे तो आसपास के राज्यों में भी उनका दबदबा कायम हो गया होगा। निश्चित रूप से। इस घटना ने कुलचुरियों को एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। मेंस परीक्षा के लिए गंग शासक के साथ उनका यह संघर्ष एक महत्वपूर्ण विषय है। और उनके आर्थिक योगदान के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है ना? जी, उन्होंने अपने नाम के सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। किसी भी शासक द्वारा अपने नाम के सिक्के जारी करना उसकी संप्रभुता और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक होता है। और हमें ये सब पता कैसे चलता है? स्रोत क्या है? इनके शासनकाल की जानकारी हमें अकलतरा, परगांव और शिवरी नारायण से मिले शिलालेखों से मिलती हैं। ये शिलालेख ही हमारे लिए इतिहास के झरोखे हैं। ठीक है,
तो अब तक हमने संस्थापक, राजधानी निर्माता, विस्तारक और रक्षक इन 4 शासकों को देख लिया। अब इस वंश का स्वर्ण युग किसके समय में आया? वो आया पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में। इनका शासनकाल 1135 से 1165 ईस्वी तक था और ये कलचुरी शासकों में सबसे लंबा शासनकाल था। ये तथ्य प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे लंबा शासनकाल किसका था? और इनके काल को स्वर्णयुग क्यों माना जाता है? क्योंकि इनके काल में कलचुरी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इन्होंने सबसे ज्यादा क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। एक तरह से कलचुरी साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर इन्हीं के समय में पहुंचा। इसे साम्राज्य विस्तार का स्वर्ण युग माना जाता है। तो इनके बारे में तो जानकारी के स्रोत भी बहुत होंगे। जी हाँ, इन्होंने ही सर्वाधिक संख्या में शिलालेख जारी करवाए। आज हमारे पास कलचुरियों के बारे में जो इतनी विस्तृत जानकारी है, उसका एक बड़ा श्रेय पृथ्वीदेव द्वितीय के शिलालेखों को जाता है। सर्वाधिक शिलालेख किस शासक के हैं, यह भी प्रीलिम्स का एक सीधा प्रश्न है। इनके समय का कोई प्रसिद्ध निर्माण कार्य? इनके समय की एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इनके एक सामंत थे जिनका नाम था जगपाल देव। उन्होंने राजीव में जो प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। अच्छा, ये महत्वपूर्ण क्यों है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि साम्राज्य के विकास में सिर्फ राजा ही नहीं, बल्कि उनके सामंत और अधिकारी भी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। ये एक विकेंद्रीकृत लेकिन संगठित व्यवस्था का संकेत है। राजीव लोचन मंदिर के जीर्णोद्धार से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। बिल्कुल। तो इन 5 शासकों कलिंगराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय और पृथ्वीदेव द्वितीय ने मिलकर एक छोटे से राज्य को एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, एक साम्राज्य को जीतना एक बात है और उसे चलाना बिल्कुल दूसरी। तो अब हम उनकी प्रशासनिक व्यवस्था पर आते हैं। ये इतनी बड़ी मशीनरी चलती कैसे थी? उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक होते हुए भी बहुत ही सुव्यवस्थित और त्रिस्तरीय, मतलब 3 टियर थी। ये कोई अचानक बनी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि समय के साथ विकसित हुई एक परिष्कृत प्रणाली थी। हम इसे समझने के लिए 3 स्तरों पर देखेंगे: केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय। ठीक है, तो सबसे ऊपर किस स्तर यानी केंद्रीय प्रशासन से शुरू करते हैं? जाहिर है सबसे ऊपर तो राजा ही होगा। हाँ, राजा ही सर्वोच्च अधिकारी था। न्याय, सेना और कार्यपालिका इन सब का प्रमुख वही था। लेकिन वो एक तानाशाह की तरह अकेले शासन नहीं करता था। उसकी सहायता के लिए एक पूरी मंत्रिपरिषद होती थी, जिसे अमात्य कहा जाता था। तो इस मंत्रिपरिषद में कौन-कौन से प्रमुख पद होते थे? क्या आज की तरह कोई प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री होते थे? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि महामंत्री का पद आज के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जैसा था। वो राजा का मुख्य सलाहकार होता था। उसके नीचे अन्य अमात्य होते थे, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य थे। और सचिवालय जैसी कोई व्यवस्था थी? जी, सचिवालय का जो प्रमुख होता था उसे महाध्यक्ष कहते थे। फिर महाप्रतिहार था, जो संचार विभाग का प्रमुख था, मतलब कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट का हेड। ये तो बहुत ही विशिष्ट पद लग रहे हैं। राजस्व विभाग का प्रमुख कौन था? वो तो सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक रहा होगा। बिल्कुल, और ये पद आपको विशेष रूप से याद रखना है। राजस्व या लगान विभाग का जो प्रमुख अधिकारी था, उसे महाप्रमातृ कहते थे। महाप्रमातृ एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में ये पद महामंत्री से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता था। इस पर प्रीलिम्स में कई बार प्रश्न बना है। और विदेश नीति और रक्षा के लिए? विदेश मंत्री या युद्ध और शांति के मंत्री को महासंधि विग्रहिक कहा जाता था। संधि विग्रह मतलब संधि करना या युद्ध करना। और दुर्ग या किले की रक्षा का जो अधिकारी होता था, उसे महाकुटपाल कहते थे। कुट मतलब किला। ये तो बहुत ही तार्किक नाम है। धार्मिक मामलों के लिए भी कोई प्रमुख होता होगा? हाँ, महापुरोहित धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। तो आप देख सकती हैं कि विभागों का बंटवारा कितना स्पष्ट था। सचिवालय, संचार, राजस्व, विदेश, रक्षा, धर्म, सबके लिए अलग अलग प्रमुख अधिकारी थे। इन बड़े मंत्रियों के अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी थे? जी, कई और भी थे। जैसे शौल्किक, ये शुल्क वसूलने वाला यानी कर संग्रह करने वाला अधिकारी था। पूर्व प्रधान नगर का प्रमुख अधिकारी होता था और ग्रामकूट गांव का प्रमुख। और खजाने और सेना का प्रमुख? मुख्य कोषाध्यक्ष को महाभांडागारिक कहते थे, मतलब भंडार का अधिकारी। और प्रधान सेनापति महाबलाधिकृत कहलाता था। न्याय अधिकारी को दांडिक कहते थे। ये शब्दावली तो सच में बहुत विस्तृत है। सीजीपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए इन सभी पदों को याद रखना जरूरी है। अत्यंत जरूरी, खासकर मिलान करने वाले प्रश्न, मतलब मैच द कॉलम वाले प्रश्न, यहां से बहुत बनते हैं।
एक तरफ पद का नाम दे देंगे, दूसरी तरफ उसका कार्य। आपको सही मुलान करना होगा। महाप्रमात्र और महासंधि विग्रहिक जैसे पद तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया केंद्रीय प्रशासन। अब हम दूसरे स्तर पर आते हैं, प्रांतीय और क्षेत्रीय प्रशासन। इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ राजधानी से तो नहीं चलाया जा सकता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पे उनकी सबसे अनूठी और महत्वपूर्ण व्यवस्था सामने आती है, जिसे गढ़ व्यवस्था कहते हैं। छत्तीसगढ़ का नामकरण भी इसी व्यवस्था पर आधारित है। अच्छा, तो ये व्यवस्था काम कैसे करती थी? इसका पदानुक्रम मतलब हायरार्की क्या थी? ये एक पिरामिड की तरह थी। सबसे ऊपर तो राष्ट्र यानी पूरा राज्य था, जो राजा के अधीन था। राष्ट्र को विषय या देश में बांटा गया था, जो बहुत बड़ी इकाइयां थी। उसके नीचे मंडल होते थे, जो मांडलिक के अधीन होते थे। और मंडल के नीचे? मंडल के नीचे आती थी सबसे महत्वपूर्ण इकाई, गढ़। एक गढ़ में औसतन 84 गांव होते थे और इसका प्रमुख दीवान या गढ़पति कहलाता था। यही व्यवस्था छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ थी। और गढ़ के नीचे भी कोई इकाई थी? हाँ, गढ़ को 12 में बांटा गया था। एक 12 में 12 गांव होते थे और इसका प्रमुख दाऊ कहलाता था। ये शब्द आज भी छत्तीसगढ़ में सम्मानजनक रूप से प्रयोग होता है। और सबसे छोटी इकाई तो गांव ही रही होगी? जी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और उसका प्रमुख गौटिया कहलाता था। तो आप ये पूरी संरचना देखिए, राष्ट्र, फिर विषय मंडल, फिर गढ़, फिर 12 और सबसे नीचे ग्राम। यह मेंस में उत्तर लिखने के लिए एक बेहतरीन संरचना है। और इसमें गढ़ और 12 की जो अवधारणा है, ये तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही विशिष्ट है। बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में अद्वितीय और अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपको भारत के अन्य क्षेत्रों के इतिहास में इस रूप में नहीं मिलेगी। तो ये हो गया प्रशासन का दूसरा स्तर। अब तीसरे स्तर पर आते हैं, स्थानीय प्रशासन। क्या आम लोगों की अपनी कोई स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी? हाँ, और उसे पंचकुल व्यवस्था कहते थे। ये बहुत ही प्रगतिशील व्यवस्था थी। गांवों और नगरों में स्थानीय स्वशासन के लिए ये संस्था बनाई गई थी। इसमें 5 से 10 सदस्य होते थे, इसीलिए इसका नाम पंचकुल पड़ा। और इसका प्रमुख कौन होता था? नगर में पुरप्रधान और ग्राम में ग्रामकूट इसके प्रमुख होते थे। ये संस्था स्थानीय स्तर पर साफ सफाई, छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा और अन्य सार्वजनिक कार्यों की देखरेख करती थी। हमने गौटिया का जिक्र किया था। स्थानीय प्रशासन में उसकी क्या भूमिका थी? गौटिया ग्राम का वंशानुगत प्रमुख होता था। उसे राज्य की तरफ से कर मुक्त भूमि दी जाती थी और बदले में वो ग्राम स्तर पर राजस्व संग्रह और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। वो एक तरह से राज्य और गांवों के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय तीनों स्तरों पर एक सुविचारित व्यवस्था काम कर रही थी। और रतनपुर नगर के बारे में भी कोई विशेष जानकारी मिलती है? हाँ, रतनपुर नगर जो राजधानी थी, उसे प्रशासनिक सुविधा के लिए 5 भागों में बांटा गया था। तुमान खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरव खोल और वराह खोल। तो सीजीपीएससी के लिए इस पंचकुल व्यवस्था का क्या महत्व है? मेंस परीक्षा के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पंचकुल व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का एक प्रारंभिक रूप दर्शाती है। इस पर एक विश्लेषणात्मक प्रश्न बन सकता है कि कलचुरी कालीन स्थानीय स्वशासन की विशेषताओं का वर्णन करें। बिल्कुल। एक इतनी विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था का होना भी जरूरी है। अगर पंचकुल में कोई विवाद नहीं सुलझा तो फिर क्या होता था? उनकी न्यायिक प्रणाली कैसी थी? उनकी न्यायिक व्यवस्था भी उनकी प्रशासनिक व्यवस्था की तरह ही संरचित थी। इसका एक स्पष्ट पदानुक्रम था। तो सबसे निचले स्तर पर क्या था? सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायतें थीं, जो स्थानीय परंपराओं और सामाजिक नियमों के आधार पर छोटे-मोटे दीवानी और फौजदारी विवादों का निपटारा करती थीं। और अगर मामला वहां नहीं सुलझता तो फिर मामला उच्च अधिकारियों के पास जाता था। हमने एक पद का जिक्र किया था, दांडेक। ये एक विशिष्ट न्याय अधिकारी होता था जो आज के न्यायाधीश की तरह काम करता था। और अपील की अंतिम अदालत कौन सी थी? न्याय का सर्वोच्च स्रोत और अंतिम अपील का न्यायालय स्वयं राजा होता था। राजा का निर्णय सर्वोपरि और अंतिम माना जाता था। ये न्याय किस आधार पर दिया जाता था? क्या उनके अपने कोई लिखित कानून थे, जैसे आज हमारा संविधान है? उनके पास संविधान तो नहीं था, लेकिन न्याय का एक सुस्थापित आधार था। न्याय मुख्यतः धर्मशास्त्रों जैसे कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और प्रचलित सामाजिक परंपराओं पर आधारित था। और कानूनी दस्तावेजों की भाषा क्या होती थी? कानूनी दस्तावेजों और शिलालेखों में संस्कृत भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। सभी आधिकारिक कार्य संस्कृत में ही होते थे।
उस समय की न्याय प्रक्रिया के बारे में कोई अनोखी बात पता चलती है? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प प्रथा थी जिसे लाखा बाटा कहा जाता था। जब किसी विवाद में कोई ठोस सबूत नहीं मिलता था तो दोनों पक्षों को मंदिर में जाकर शपथ दिलाई जाती थी। ये माना जाता था कि ईश्वर के भय से कोई झूठी शपथ नहीं लेगा। ये तो आस्था पर आधारित न्याय हुआ। और दंड का स्वरूप क्या था? सजा कैसे दी जाती थी? दंड में मुख्य रूप से जुर्माना, जिसे अर्थदंड कहते थे, और शारीरिक दंड दोनों शामिल थे। अपराध की गंभीरता के आधार पर दंड तय होता था। जुर्माना के बारे में कोई विशेष नियम था? हाँ, एक शब्द मिलता है, दशापराध। इसका मतलब है 10 प्रकार के अपराधों की एक सूची जिनके लिए जुर्माना लगाया जाता था। एक और रोचक नियम था कि अगर किसी ब्राह्मण से जुर्माना लिया जाता था तो वो राशि राजकोष में नहीं जाती थी, बल्कि किसी अन्य योग्य ब्राह्मण को दान कर दी जाती थी। अच्छा, तो सीजीपीएससी के दृष्टिकोण से न्यायिक व्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण है? मेंस में कल्चुरीकालीन न्याय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें जैसा प्रश्न आ सकता है, और प्रीलिम्स के लिए लाखा बाटा और दशापराध जैसे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका अर्थ पूछा जा सकता है। बिल्कुल। तो अब हमने प्रशासन और न्याय दोनों व्यवस्थाओं को समझ लिया, लेकिन किसी भी राज्य को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पैसा, राजस्व। तो अब हम उनकी अर्थव्यवस्था और कराधान प्रणाली पर आते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से, मतलब अनिक्विवोकली कृषि आधारित थी। जमीन ही उत्पादन का मुख्य साधन थी और इसीलिए राजस्व का मुख्य स्रोत भी भू राजस्व ही था। तो उस समय जमीन को मापने की या अनाज को तौलने की क्या इकाइयां थी? भूमि माप की जो सबसे प्रचलित इकाई थी वो थी हल। एक हल का मतलब होता था उतनी जमीन जितनी एक जोड़ी बैल एक दिन में जोत सकते हैं। ये एक व्यवहारिक इकाई थी। और तौल के लिए? तौल के लिए सेर, पसेरी, मन जैसी इकाइयों का प्रयोग होता था, जो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित हैं। क्या उस समय सिक्के भी चलते थे? विनिमय का माध्यम क्या था? हाँ, सिक्के थे, लेकिन स्थानीय विनिमय के लिए कौड़ी, गंडा, कोरी और खोहा जैसी छोटी इकाइयों का भी प्रयोग होता था। यह दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय और छोटी मुद्रा दोनों का चलन था। ठीक है, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, उनकी कराधान प्रणाली। ये एक बहुत ही विस्तृत विषय लगता है। हाँ, और यह इस व्याख्यान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। यहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न आना लगभग निश्चित है। उन्होंने एक बहुत ही व्यापक और सुव्यवस्थित कराधान प्रणाली विकसित की थी। तो सबसे पहले भू राजस्व की बात करते हैं। मुख्य कर कौन सा था? सबसे प्रमुख कर था भाग। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये राजा का भाग या हिस्सा होता था। ये सामान्यतः उपज का 1/16वां हिस्सा होता था। ये सबसे प्रमुख कर था। इसके अलावा भी जमीन पर कोई और कर लगता था? जी हाँ, एक कर था ऊपरी कर। ये उन अस्थायी कृषकों पर लगता था जिनकी अपनी जमीन नहीं होती थी। और एक था उद्यंश, जो स्थायी भूमि यानी जिनकी अपनी जमीन थी उन पर लगने वाला कर था। ये तो खेती पर लगने वाले कर हो गए। व्यापार और वाणिज्य पर भी कर लगते होंगे? बिल्कुल। एक था प्रवहन कर। ये एक तरह का आयात निर्यात कर था, जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर लगता था। और नदियों के रास्ते होने वाले व्यापार पर? नदी के घाटों का उपयोग करने पर घट्यदाय नामक कर देना पड़ता था। घट्य मतलब घाट। ये तो बहुत ही विशिष्ट कर है। इनके अलावा और कौन से प्रमुख कर थे? एक कर था भोग। ये राजा को नकद या उपहार के रूप में दिया जाने वाला कर था। एक और बहुत महत्वपूर्ण कर था विष्टि। विष्टि, इसका क्या मतलब है? विष्टि का मतलब था बेडार या कर के बदले में अनिवार्य श्रम। यदि कोई किसान या कारीगर नगद कर नहीं चुका पाता तो उसे राज्य के लिए मुफ्त में काम करना पड़ता था। ये एक प्रकार का श्रम कर था। पशुओं पर भी कोई कर था? हाँ, पशुओं पर चराई कर लगता था, जिसे चरी कहते थे। खलिहान पर लगने वाले कर को खलाकांशा कहा जाता था। फौजदारी मामलों में भी कोई कर या जुर्माना था? जी, फौजदारी अपराधियों से जो जुर्माना वसूला जाता था उसे दुशाध्यदाय कहते थे। और एक आपातकालीन कर भी था जिसे मार्गिक कहा जाता था, जो विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता था। बाप रे, ये तो करों की एक बहुत लंबी सूची है। इससे तो यही लगता है कि आम जनता पर कर का बोझ काफी ज्यादा रहा होगा। निश्चित रूप से ये एक सुव्यवस्थित लेकिन भारी कराधान प्रणाली थी, और इन्हीं करों से राज्य का पूरा प्रशासन, सेना का खर्च और बड़े बड़े निर्माण कार्य चलते थे। तो सीजीपीएससी के लिए इस खंड से कैसे प्रश्न बनेंगे? प्रीलिम्स में, जैसा मैंने पहले कहा, करों के नाम और उनके अर्थ का मिलान करने वाले प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। विष्टि का क्या अर्थ है? चरी कौन सा कर था?
और मेंस में कलचुरी आर्थिक व्यवस्था और उसकी कराधान प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए कहा जा सकता है, जिसमें आपको इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर लिखना होगा। बिल्कुल। इस राजस्व से उन्होंने सिर्फ प्रशासन ही नहीं चलाया, बल्कि कला और संस्कृति को भी संरक्षण दिया। तो अब हम उनके सांस्कृतिक जीवन पर आते हैं। उस दौर की भाषा और साहित्य के बारे में हमें क्या पता चलता है? उस दौर में, जैसा कि उस समय पूरे भारत में था, 2 भाषाएं समानांतर रूप से चल रही थी, एक राजकीय भाषा और दूसरी लोक भाषा। तो कलचुरियों की राजकीय भाषा कौन सी थी? राजकीय भाषा संस्कृत थी। सभी आधिकारिक दस्तावेज, शिलालेख, ताम्रपत्र और साहित्यिक रचनाएं सब कुछ संस्कृत में ही होता था। यह अभिजात वर्ग और विद्वानों की भाषा थी। और आम जनता की भाषा? आम जनता की बोलचाल की भाषा छत्तीसगढ़ी थी। तो दरबार में संस्कृत चलती थी और गांवों और बाजारों में छत्तीसगढ़ी। क्या कलचुरी शासकों ने साहित्य को संरक्षण दिया? कोई प्रसिद्ध कवि या लेखक हुए उनके समय में? जी हाँ, उन्होंने कवियों और विद्वानों को संरक्षण दिया। सबसे प्रसिद्ध नाम है गोपाल चंद्र मिश्र का। वो राजा राज सिंह के दरबारी कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है खूब तमाशा। इसके अलावा उन्होंने सुदामा चरित और राम प्रताप की भी रचना की। गोपाल मिश्र का नाम और खूब तमाशा की जोड़ी ये आपको याद रखनी है। और कोई अन्य साहित्यकार? हाँ, माखन मिश्र हुए, जिनकी रचना छंद विलास है। पंडित तेजनाथ शास्त्री ने रामायण सार संग्रह लिखा। नारायण कवि ने रामयोदय और शिवदत्त शास्त्री ने इतिहास समुच्चय की रचना की। तो हम देखते हैं कि एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा मौजूद थी। साहित्य के अलावा स्थापत्य कला में उनका क्या योगदान था? कलचुरी महान निर्माता थे। उन्होंने बड़ी संख्या में मंदिरों और किलों का निर्माण कराया। उनकी स्थापत्य कला आज भी छत्तीसगढ़ में देखी जा सकती है। कुछ प्रमुख मंदिरों के उदाहरण? सबसे प्रमुख उदाहरण तो रतनपुर का महामाया मंदिर ही है। इसके अलावा पाली का शिव मंदिर, जांजगीर का विष्णु मंदिर और तोमाण का पृथ्वीदेश्वर मंदिर, ये सभी कलचुरी स्थापत्य के बेहतरीन नमूने हैं। और किले? सुरक्षा और प्रशासन के लिए उन्होंने कई मजबूत किलों का निर्माण किया, जैसे रतनपुर का किला, लाफागढ़ का किला और चैतुरगढ़ का किला। ये उनकी सामरिक सोच को दर्शाते हैं। धार्मिक रूप से वे किस मत के अनुयायी थे? वे मुख्यतः शैव धर्म के अनुयायी थे, मतलब भगवान शिव के उपासक थे। लेकिन उन्होंने वैष्णव धर्म को भी संरक्षण दिया, जैसा कि जांजगीर के विष्णु मंदिर से पता चलता है। वे धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। और वो ब्राह्मणों को ग्रामदान भी देते थे, है ना? जी, ब्राह्मणों को जो ग्रामदान में दिए जाते थे उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। एक पुण्य का काम माना जाता था। तो सीजीपीएससी के लिए इस सांस्कृतिक खंड से क्या महत्वपूर्ण है? साहित्यकारों और उनकी रचनाओं से सीधे प्रश्न आते हैं। गोपाल मिश्र और खूब तमाशा तो बहुत ही पसंदीदा प्रश्न है। इसके अलावा मंदिरों के स्थान और उनके निर्माता से जुड़े प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब हम एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर आते हैं, भूगोल और गढ़ व्यवस्था। हमने प्रशासनिक व्यवस्था में गढ़ का जिक्र किया था। इसका भौगोलिक आधार क्या था? कलचुरी राज्य का जो प्रशासनिक विभाजन था वो बहुत ही रोचक तरीके से शिवनाथ नदी द्वारा प्राकृतिक रूप से किया गया था। शिवनाथ नदी राज्य के लगभग बीच से होकर गुजरती थी। तो इस नदी ने विभाजन कैसे किया? उन्होंने पूरे राज्य को 36 गढ़ों में बांटा था और ऐसा माना जाता है कि इसी आधार पर इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। इन 36 गढ़ों को शिवनाथ नदी 2 बराबर भागों में बांटती थी। अच्छा, तो 18 गढ़ नदी के एक तरफ और 18 गढ़ दूसरी तरफ। बिल्कुल सही। शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ थे और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ थे। उत्तर के कुछ प्रमुख गढ़ों के नाम बता सकते हैं? उत्तर के 18 गढ़ों में रतनपुर, मारो, विजयपुर, पंडरभट्टा, सेमरिया और मदनपुर, जिसे लाफागढ़ भी कहते हैं, ये सब प्रमुख थे। इन सब का केंद्र रतनपुर था। और शिवनाथ नदी के दक्षिण में? दक्षिण के 18 गढ़ों में रायपुर, पाटन, सिमगा, दुर्ग, राजिम, खल्लारी और सिरपुर जैसे प्रमुख गढ़ शामिल थे और इनका केंद्र रायपुर था। ये तो बहुत ही स्पष्ट भौगोलिक और प्रशासनिक विभाजन है। तो क्या हम कह सकते हैं कि रतनपुर और रायपुर ये 2 शाखाएं या केंद्र थे? एक तरह से हाँ। ये विभाजन सिर्फ प्रशासनिक नहीं था, बल्कि सामरिक और सांस्कृतिक भी था। रतनपुर उत्तर का केंद्र था और रायपुर दक्षिण का। अगर हम इसे एक नक्शे पर देखें तो शिवनाथ नदी एक रीढ़ की हड्डी की तरह दिखती है, जिसके दोनों तरफ ये गढ़ फैले हुए हैं। और सीजीपीएससी परीक्षा के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है? छत्तीसगढ़ों की अवधारणा छत्तीसगढ़ की पहचान का आधार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में स्थित कुछ प्रमुख गढ़ों के नाम पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सब कुछ मिलाकर एक बहुत ही भव्य और सुदृढ़ साम्राज्य की तस्वीर बनती है।
एक मजबूत प्रशासन, एक समृद्ध संस्कृति, एक विशाल साम्राज्य। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। 750 साल तक शासन करने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया? कोई भी बड़ा साम्राज्य किसी एक घटना या एक कारण से समाप्त नहीं होता। कलचुरियों का पतन भी एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, जिसके पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे थे। हम इसे एक श्रृंखलाबद्ध विश्लेषण के रूप में देख सकते हैं। तो सबसे पहला और मुख्य कारण क्या था? सबसे पहली और बड़ी वजह थी कमजोर उत्तराधिकारी। बाद के जो शासक हुए, जैसे रघुनाथ सिंह, वे अयोग्य और अदूरदर्शी थे। उनमें न तो अपने पूर्वजों जैसी योग्यता थी और न ही नेतृत्व क्षमता। जब राजा ही कमजोर हो तो साम्राज्य का पतन निश्चित हो जाता है। और एक कमजोर राजा के होते ही बाकी चीजें भी बिखरने लगती हैं। बिल्कुल। दूसरा बड़ा कारण था सेना का दोषपूर्ण संगठन। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, उनकी कोई स्थायी केंद्रीय सेना नहीं थी। सेना अलग अलग सामंतों की टुकड़ियों में बटी हुई थी। इससे केंद्रीय कमान और निष्ठा का अभाव था। जब राजा कमजोर हुआ तो सामंत शक्तिशाली हो गए और मनमानी करने लगे। और आर्थिक स्थिति कैसी थी? क्या उसका भी पतन में कोई हाथ था? हाँ, आर्थिक अव्यवस्था भी एक बड़ा कारण थी। किसानों पर कर का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे आम जनता में असंतोष पैदा हो रहा था। और जागीरदारी प्रथा के कारण बहुत सारा राजस्व केंद्रीय खजाने तक पहुंच ही नहीं पाता था, वो सामंतों की जेब में चला जाता था। इससे केंद्र आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। तो केंद्रीय सत्ता हर तरह से कमजोर हो रही थी, राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक। जी। चौथा कारण यही था, केंद्रीय नियंत्रण का कमजोर होना। अधिकारियों ने अपने पदों को वंशानुगत बना लिया था। राजपरिवार के सदस्यों में ही सत्ता का बंटवारा होने लगा, जिससे आंतरिक कलह और षड्यंत्र बढ़ गए। और इसी आंतरिक कलह ने बाहरी आक्रमण को न्योता दिया। बिल्कुल। पांचवां और सबसे घातक कारण था आंतरिक षड्यंत्र। सत्ता प्राप्ति के लिए राजपरिवार के ही एक सदस्य मोहन सिंह ने मराठों को रतनपुर पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। ये एक आत्मघाती और घातक भूल साबित हुई। और फिर मराठा आक्रमण हुआ, जो अंतिम प्रहार साबित हुआ। हाँ, 1741 ईस्वी में नागपुर के मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। उस समय राजा रघुनाथ सिंह थे। उनकी सेना और सामंत इतने बटे हुए और असंगठित थे कि राजा ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी एक घटना ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन का अंत कर दिया। ये तो बहुत ही दुखद अंत है। एक साम्राज्य जिसे बनाने में पीढ़ियां लगीं, वो आंतरिक कमजोरियों और एक विश्वासघात की वजह से खत्म हो गया। तो सीजीपीएससी मेंस के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। जी, मुख्य परीक्षा में कलचुरी वंश के पतन के कारणों का विश्लेषण करें, ये एक मानक प्रश्न है। और उत्तर लिखते समय आपको इन सभी बिंदुओं, कमजोर उत्तराधिकारी, सैन्य दोष, आर्थिक अव्यवस्था, केंद्रीय नियंत्रण का अभाव और आंतरिक षड्यंत्र के बाद मराठा आक्रमण, इन सभी को विस्तार से समझाना होगा। बहुत बढ़िया। तो हमने कलचुरियों के उदय से लेकर उनके पतन तक की पूरी कहानी को विस्तार से समझ लिया है। अब इस पूरे व्याख्यान का सार निकालते हैं, विशेष रूप से सीजेपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य क्या-क्या हैं? ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए जो की फैक्ट्स हैं उन्हें हम बिंदुवार देख लेते हैं। सबसे पहले शासकों से संबंधित संस्थापक कलिंग राज, राजधानी परिवर्तन करने वाले रत्नदेव प्रथम और सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण करने वाले पृथ्वीदेव प्रथम। ये नाम और उनके काम बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रशासन और अर्थव्यवस्था से? प्रशासन से महाप्रमात्र, शौल्किक, महासंधि विग्रहिक जैसे पदों के कार्य। अर्थव्यवस्था से भाग, विष्टि, चरी जैसे करों का अर्थ। ये मिलान करने वाले प्रश्नों में आते हैं। और भूगोल तथा संस्कृति से? भूगोल से छत्तीसगढ़ों की अवधारणा और शिवनाथ नदी द्वारा विभाजन। और संस्कृति से गोपाल मिश्र की रचना खूब तमाशा और महामाया मंदिर का निर्माता कौन था, यानी रत्नदेव प्रथम। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए प्रीलिम्स के लिए। अब मेंस परीक्षा के लिए कौन-कौन से आयाम या डायमेंशंस महत्वपूर्ण हैं? मेंस के लिए आपको विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। पहला आयाम है प्रशासन। कलचुरी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं और उसकी कमजोरियों का मूल्यांकन करें। दूसरा अर्थव्यवस्था पर होगा मेरे ख्याल से। जी, दूसरा आयाम है अर्थव्यवस्था। उनकी कराधान प्रणाली का आलोचनात्मक विश्लेषण करें और आम जनता पर इसके प्रभाव की विवेचना करें। तीसरा आयाम है संस्कृति। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के विकास में कलचुरियों के योगदान का मूल्यांकन करें। और अंतिम आयाम पतन के कारण। बिल्कुल। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण आयाम है पतन।
कलचुरी वंश के पतन के आंतरिक और बाह्य कारणों की विस्तृत विवेचना करें। ये 4 मुख्य विषय हैं जिनसे मेंस में प्रश्न बनने की सर्वाधिक संभावना है। बहुत खूब। अंत में क्या आप हमारे एस्पिरेंट्स को उत्तर लेखन के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? इस विषय पर उत्तर कैसे लिखें कि अच्छे अंक मिले? जरूर। उत्तर लिखते समय कुछ विशेष कीवर्ड्स का प्रयोग जरूर करें, जैसे राजतंत्रात्मक, विकेंद्रीकृत, गण व्यवस्था, त्रिस्तरीय प्रशासन। ये शब्द परीक्षक को दिखाते हैं कि आपकी विषय पर पकड़ है। और प्रस्तुति के लिए? अगर आप प्रशासनिक संरचना समझा रहे हैं तो एक पिरामिड जैसा चित्र या फ्लोचार्ट बना सकते हैं। यह आपके उत्तर को ज्यादा प्रभावी बनाता है। और जहां भी संभव हो, अपने तर्कों के समर्थन में शिलालेखों या साहित्यिक स्रोतों का उल्लेख करें, जैसे पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार। इससे आपके उत्तर का वजन बढ़ता है। ये बहुत ही उपयोगी सुझाव हैं। मुझे लगता है कि आज के इस व्याख्यान से हमारे सभी छात्रों को कलचुरी राजवंश को समझने में बहुत मदद मिली होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। हमने प्रयास किया है कि कोई भी महत्वपूर्ण पहलू छूट न जाए। धन्यवाद। सभी प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक बिंदुओं को कवर किया गया है। यह व्याख्यान CGPSC कक्षा के मानक को पूरा करता है। धन्यवाद।